बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मोदी जी ने एक बार फिर से सरेंडर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के आगे और लानत मलामत भारत भर में हो रही है। खासतौर पे कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई चाबहार में $120 मिलियन जो आपने लगाए थे वो उस पर पानी फिर चुका है, उसका हिसाब कौन देगा? मोदी जी जो बड़के मारते थे, पहले आपको वो सुनवाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि इस वक्त हुआ क्या है बुनियादी तौर पर चाबहार, जिस पे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे अफगान तालिबान भी कि पाकिस्तान के साथ तो ट्रेड हमने रोक दी है, दहशतगर्दी वो रोकना नहीं चाहते, तो अब वो चाबहार को इस्तेमाल करेंगे और उसके जरिए ट्रेड भी होगी। लेकिन उस तमाम उम्मीदों के ऊपर भी पानी फिर चुका है। साथ में आपको खबर देंगे, पानी को हथियार के तौर पे भारत इस्तेमाल करना चाहता है। अमेरिकी जरीदा है दी नेशनल इंटरेस्ट, उसकी तरफ से खतरे की घंटी बजाई गई है कि ये एक इंसानी बहरान में तब्दील हो सकता है। वैसे तो पाकिस्तान के पास भी काफी ऑप्शंस हैं कि किस तरह से इस मंसूबे को नाकाम बनाना है, इस वायलेशन को नाकाम बनाना है, लेकिन इसके बावजूद आलमी बरादरी जो है वो वार्निंग दे रही है भारत को कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। साथ में फितनुल ख्वारिश, फितनुल हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां मुसलसल कर रहे हैं और ये ताज़ा कार्रवाई अमल में लाई गई है सीटीडी की तरफ से, जिसमें रॉ का एक एजेंट रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ उसके पास था जो बरामद हुआ है, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। फिर एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ बहुत सारे ममालिक हैं जो ताउन करना चाहते हैं, मुआहदे करने चाहते हैं। टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक शानदार किस्म का दिफाई मुआहदा तो होने जा रहा है, लेकिन कतर भी इसमें शामिल होना चाहता है और नेटो मुस्लिम इत्तेहाद की बात हो रही है। लेकिन जो असल नेटो है वो टूट का शिकार है। ग्रीनलैंड के मामले को लेकर कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं, कुछ जंगी मशकें हुई हैं डेनमार्क की और फ्रांस की। इन मशकों का अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर वो भारत जो कि ये उम्मीद लगाए बैठा है या ये ख्वाब देख रहा है कि वो ओलंपिक्स का नेशनल जो इनेकाद है उसको यकीनी बनाएगा, एक इंटरनेशनल इवेंट को भारत के अंदर करने के लिए वो बड़े पापड़ बेल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? इंटरनेशनल प्लेयर्स खुद को किस तरह से गैर महसूस करते हैं भारत के अंदर, और साथ में कुछ इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर्स हैं जिन्होंने आईना दिखाया है और निशानदेही की है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो इस वक्त इंडिया के अंदर हो रही हैं, किस तरह से स्टेडियम्स के अंदर कुत्ते घूम रहे हैं, किस तरह से बंदर तमाशाइयों की जगह पे मौजूद हैं। और तमाशाई तो नहीं लेकिन बंदर आपको जरूर दिखाई देंगे स्टेडियम की हदूद के अंदर। कुत्ते और गंदगी और ताफुन भी आपको जरूर दिखाई देगा। गुज़िश्ता रोज एक मैच था जो कि जारी था इंटरनेशनल प्लेयर्स के दरमियान, और वो इस वजह से रोकना पड़ गया कि फिजा में उड़ते हुए परिंदे की तरफ से उस मकाम के ऊपर जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के खेलने की जगह थी उसको गंदा कर दिया और फिर बिलाखिर मैच रोकना पड़ा। तो बड़ी तनकीद हो रही है और अर्नब गोस्वामी की तरफ से भी कुछ भिगो के थप्पड़ रसीद किए जा रहे हैं अपनी ही गवर्नमेंट को। क्या कहना है अर्नब गोस्वामी का, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन आगाज कर लेते हैं नाज़रीन, $120 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट थी चाबहार पोर्ट की, जिसके ऊपर बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे मोदी जी। बढ़ के पहले वो क्या मार रहे थे और क्या दावे कर रहे थे कि हम किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहे, हमें अपने मफाद को देखना है और हम किसी के दबाव में आके, किसी के डर के मारे एग्रीमेंट ना तो करेंगे ना उसे तोड़ेंगे। क्या कहना था मोदी जी का, पहले जरा सुनिए। चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ। ये बहुत बड़ा काम है जी, सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन अब पता नहीं यहाँ अब फर्स्ट हेड टेबल क्या होता है जी सारे लड़ाइयों के बीच में मेरा चाबहार का एग्रीमेंट हो जाता है। तो मेरे पहली वस्तु ये। दूसरा, किसी तीसरे के आधार पर हम अपने निर्णय नहीं करेंगे जी, हम निर्णय हमारे लिए करेंगे। फलाने को बुरा लगेगा तो इससे बात करूंगा तो क्या होगा जी, नहीं, मैं सबसे बात करूंगा। तो नाज़रीन, वो जो बहुत बड़ा काम हुआ था सेंट्रल एशिया को मिलाने के लिए, जिसके ऊपर $मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई थी, जिसके ऊपर बड़े आओ बका हुई थी, जिसके ऊपर बड़े डींगे मारी गई थी, बड़ी बड़के मारी गई थी और अपने ही चुनिंदा कुछ खास गोदी मीडिया के टाउट्स को सामने बिठाया गया है और उनके सामने ये बड़के जो है सारी उस वक्त उसमें से हवा निकल गई है जब रोल बैक हुआ है तमाम का तमाम मंसूबा। खबर क्या है जरा सुन लीजिए। मोदी जी हुकूमत की बड़ी पिसवाई, अमरीकी दबाव पर चाबहार मंसूबा जो है छोड़ दिया गया है और $120 मिलियन जो थे उसके ऊपर पानी फिर गया है। मोदी हुकूमत ने अमरीकी दबाव ईरान पर पाबंदियों के बाद चाबहार बंदरगाह का मुआहिदा खत्म कर दिया है। अमरीका ने ईरान से कारोबार करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ लगाया था, आपको याद होगा, जिसके बाद भारत ने मंसूबा छोड़ा, डर के मारे कि कहीं
50 के बाद 25 और लग गया, 500% की पहले ही बात हो रही है, तो फिर बात कहां तक जाएगी। भारत के $120 मिलियन जो थे नाज़रीन, जो पहले ही ईरान को अदा किए जा चुके हैं। अच्छा, ये वो पेमेंट है जो कि पहले ही दी जा चुकी है। अब ईरान इसका जो मर्जी करे, ये उनकी सवाबदीद है, अब वो वापस नहीं मिलेंगे। भारत की सरकारी कंपनी है नाज़रीन इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL, जिसके तमाम बोर्ड मेंबरान ने इस्तीफा दे दिया है। और आपको याद होगा कि अडानी के इसमें स्टेक थे, उसके शेयर्स थे, और अगर किसी को फायदा हुआ है तो गौतम अडानी को, इंडिया को नुकसान हो गया, इंडियन इकोनॉमी को नुकसान हो गया, और इंडियन अवाम का इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कंपनी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले के मोदी हुकूमत के खिलाफ खारजा पॉलिसी की बड़ी नाकामी करार दिया है। और भारत ने 2024 में ईरान के साथ 10 साला मुआहदे के तहत चाबहार बंदरगाह संभाली थी। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया है कि मोदी ने कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाया, और मुबस्सिरीन के मुताबिक ये फैसला भारत के लिए एक बड़ा सिफारती और स्ट्रेटेजिक धचका शामिल होगा। लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं होती। इसी चाबहार पोर्ट से उम्मीदें लगाई हुई थी तालिबान रिजीम ने। तालिबान रिजीम जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाती है, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करती है, पाकिस्तान जिसे इन्हें शुक्रिया बोलना चाहिए था। पाकिस्तान के साथ दरअंदाजी को नहीं रोका गया, TTP को नहीं रोका गया, बल्कि उन्हें शेल्टर दिया गया, महफूज पनाहगाहें दी गई, और फिर मजबूरन पाकिस्तान ने अपनी ट्रेड को, अपनी सरहदों को, अपनी तमाम राहगुजारियों को बंद कर दिया अफगानिस्तान के लिए। और अब आखिरी उम्मीद ये थी अफगानिस्तान की, क्योंकि लैंड लॉक कंट्री है वो, और सिवाय पाकिस्तान के और कोई ऐसा मुल्क नहीं था जो कि उनको रास्ता देने को तैयार हो। ईरान पहले ही उनको लाल झंडी दिखा चुका है, जिन्होंने हालिया जंग के अंदर जासूसी के साथ उनको नुकसान पहुंचाया है। तो अब वो चाबहार पोर्ट को यूज करना चाहते थे इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ मिलाने के लिए खुद को, और अपनी ट्रेड को, अपनी इकोनॉमी को जिंदा करने के लिए। तो उस उम्मीद के ऊपर भी पानी फिर चुका है। तो ये सबसे बड़ा जो सेटबैक है, सबसे बड़ा जो डैमेज है इन दोनों ममालिक को है, जो कि आपस में इत्तेहाद बनाए हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और इन दोनों की कमर टूट गई है चाबहार पोर्ट के बंद होने से। और मुकम्मल तौर पे इसको जो ऑपरेशंस थे उनको फिल फॉर रोक दिया गया है। $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी पानी में मिल चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था सिंतास मुआहदे को, जिस पर आलमी जो बरादरी है उसने खतरे की घंटी बजाई है। अमेरिकी जरीदा है द नेशनल इंटरेस्ट, जिसके मुताबिक भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के बाद जनूबी एशिया में पानी की सियासत ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली इलाकाई कशीदगी बढ़ाएगी, एक तो ये उन्होंने वार्निंग दी है। साथ में द नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का जो दुलहस्ती स्टेज 2 मंसूबा है, सिंतास मुआहदे के खिलाफ एक कदम के तौर पे इसे करार दिया जा रहा है। और भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपकी सांस बंद कर देंगे। आपने डैम बनाने हैं, आपने वहां पे बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करनी है, कीजिए, 10 साल लगाइए, डैम बनाइए, फिर हमारा एक मिसाइल आएगा और आपके डैम के पर खच्चे उड़ा देगा। तो इसी खतरे से वार्निंग दी जा रही है अमेरिकी जरीदे की तरफ से, और वो ये कहते हैं कि भारत की जानिब से आबी डाटा की फराहमी रोकना बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। और आलमी सालसी अदालत ने वाज़ेह किया है कि भारत सिंतास मुआहदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। द नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सिंतास मुआहदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी जमानत है। भारत पर मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए मुहैया करना कानूनी तौर पर लाजिम है, और पानी को हथियार बनाने की भारतीय कोशिश आलमी अदालतों और बैनुल-अक़वामी कानून की नजर में नाकाबिले कबूल है। तो अब भी अगर भारत कान नहीं धरता तो फिर दूसरा हल पाकिस्तान के पास है। आगे बढ़ते हैं, और कुछ पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की कार्रवाइयां दहशतगर्दों के खिलाफ एक तो जारी हैं, कुछ को बुर्का पोश हालत में, कुछ अफगान तालिबान को पकड़ा गया है। तीरा में आप जानते हैं कि ऑपरेशन जारी है, साथ में रॉ का एजेंट भी पकड़ा गया। पहले इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। लाहौर से नाज़रीन, ये भारतीय एजेंसी रॉ का एजेंट था जिसे रंगे हाथों पकड़ा गया है। मुज्तबा इसका नाम है, और बारूदी मवाद, इमारतों के नक्शे इससे बरामद किए गए हैं। CTD ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यह कहा जा रहा है कि एक माह के दौरान जो कार्रवाइयां की हैं उसमें 425 से ज्यादा दहशतगर्दों को अब तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, और इसमें यह कहा जा रहा है कि 49 से ज्यादा दहशतगर्द गिरफ्तार भी किए गए हैं। और इसके अलावा ये जो हालिया कार्रवाई है लाहौर से दहशतगर्द के पकड़े जाने की, ये मुश्तबा नामी जो शख्स है ये रॉ का एजेंट था, और इससे बारूदी मवाद, इमारतों के नक्शे बरामद किए गए हैं, और धमाकेखेज मवाद भी इसके पास था, पंफलेट्स भी थे, नकदी भी थी। तो इन सारे साजो सामान समेत इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जो दहशतगर्द था ये मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके खौफ व हिरास फैलाना चाहता था, लेकिन इसको इसकी मजमूम कार्रवाई से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, और अब इसके जो हैंडलर्स थे उन तक पहुंचा जाएगा, उन्हें भी कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। एक और कार्रवाई भी है नाज़रीन, और वो कार्रवाई है बुर्का पोश तालिबान की, जिन्हें रंगे हाथों
पकड़ा गया है। ये क्या कार्रवाई है ये भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। अफगान दहशतगर्द बुरकों में मफरूर हालत में गिरफ्तार हुए हैं और तीरा में ये जारी ऑपरेशन है जिससे खौफजदा होकर ये दहशतगर्द जो कि बुरके पहनकर इलाके से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, बुज़दिलाना अंदाज में डरपोक और बेज़मीर ये दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान के निहत्थे अवाम को निशाना बनाते हैं और फिर दंदनाते हैं पाकिस्तान के सर पर, तो बुज़दिलाना अंदाज में आईडीपीज ने बेघर अफराद के कैंप की जाने की कोशिश की और एक दहशतगर्द इसमें हलाक हुआ है। 4 को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार किए गए ख्वारिज का ताल्लुक अफगान तालिबान से बताया जा रहा है। तो ये है इनकी करतूत, ये है इनकी गैरत, ये है इनकी आइडियोलॉजी और ये भारत के साथ दोस्ती को तो जायज़ समझते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो करते हैं और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी आपका अमेरिका के साथ इत्तेहाद है इसलिए हम आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे कुछ खुशखबरियाँ भी हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि वो भारत जो कि चाहता है कि उसके मुल्क में ओलंपिक्स जैसा इंटरनेशनल इवेंट मुनक्किद किया जाए, ये तो वर्ल्ड कप की बातें भी कर रहे हैं। अभी वर्ल्ड कप हो रहा है तो उसमें बहुत से ममालिक यहाँ पर आना नहीं चाहते, खेलना नहीं चाहते, इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको लाइव थ्रेट्स हैं। पाकिस्तान पहले इनकार कर चुका है, बांग्लादेश भी डटा हुआ है। बांग्लादेश कहता है कि हमें कतन आपके मुल्क में आकर खेलने की ज़रूरत नहीं है, आपका जिस तरह का रवैया, आप जिस तरह के तासुब और नफरत का मुजाहरा कर रहे हैं, हमें हमारे मैचेस श्रीलंका में खेलने दिए जाएं। लेकिन आईसीसी भी बज़िद है क्योंकि उसके ऊपर जैशा मुसल्लत है और अब ये खबर आई है कि बांग्लादेश ने आईसीसी का जो वफ्द आना चाहता था बांग्लादेश, उन्हें वीज़े जारी करने से इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं कि जी आप पहले हमारा मामला सेटल डाउन करें, उसके बाद आपको वीज़े जारी किए जाएंगे। साथ में हो क्या रहा है, अर्नब गोस्वामी किस तरह से पॉइंट आउट कर रहा है। हालांकि अर्नब गोस्वामी आपको पता है कि एक मशहूर टाउट है और हुकूमत की पॉलिसी को हमेशा वो आगे बढ़ाता है, उनकी प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाता है, लेकिन ये ऐसा मामला है जिसपे अर्नब गोस्वामी भी बोलने पर मजबूर हो गया। क्या कहना उसका, जरा सुनिए। We say we want to hold the Olympics in India. Great, fantastic, big statement, lovely, must be lots of publicity. We say we are going to host the Commonwealth Games in India. Terrible idea because the Commonwealth itself as an idea is redundant. So I don't know why one would want to host the Commonwealth Games in India. I'm not for it. But even before we think or dream of hosting these tournaments, have a look at the visuals on the sidelines of the 2026 India Open Badminton Tournament in New Delhi. These are visuals that have been put up by players. Monkeys are roaming around in the KD Jadhav Stadium in Delhi, and players from other countries, foreign countries, are showing these pictures and laughing about it. Yes, we are making a laughing stock of ourselves. Where is the sports minister? Why does the Union Sports Minister not talk about it? Where is the Badminton Association of India? When players talk about it, we'll have to show the reality. Look at the piles and piles and piles of absolute dirt and garbage. Top seeded players across the world are saying, we don't want to play here. It's too dirty. This is not the way any country hosts a global tournament. It's very dirty, it's very unhealthy for all the players. What is this? Is this a zoo? But this is the reality. There are people who are pulled out of the India Open and this is not the only place and only time. In some places, the match had to be stopped because of pigeon poop. This happened today. Pigeon poop is being cleaned. Monkeys are roaming around. Stray dogs are inside the stadium. And there is tons of garbage all around the stadium. And we in India are hosting an international tournament. Well done to all the organizers. Where is the sports minister, I ask again? Are these the guidelines to be followed? Is this the picture of India that we want to provide? We're going to be over defensive about it and say, no, you see, these players are bad people. This is what is being said. We cannot become Viksit Bharat if this is what we do, if this is what we present. And the fact of the matter is not a single head will roll. Let us not even think of hosting the Olympics unless we get our act together on things like this. You have the BCCI, which has a lot of money, and the IPL, which has a lot of money. They organize their own. We just do not care. If this is what has happened, heads must roll. तो नाज़रीन, बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंदर अपने हालात देखे हैं कि किस तरह से वहाँ पे कुत्ते घूम रहे हैं, किस तरह से तमाशाइयों की जगह बंदर वहाँ पर नाच रहे हैं और ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ पर होंगी या ओलंपिक गेम्स के जैसे इंटरनेशनल और ह्यूज मेगा इवेंट्स यहाँ पर किए जाएंगे। तो इसके लिए पहले ख़ुद को सुधारने की ज़रूरत है, अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है और वो लोग जो कि आने को तैयार नहीं हैं अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर, उनको पहले तहफ़्फ़ुज़ दीजिए, उनको सिक्योरिटी दीजिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कीजिए। और जो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स लानत मलामत कर रहे हैं गंदगी के हवाले से, इनसिक्योरिटीज़ के हवाले से और कुत्तों और बंदरों की भरमार की वजह से, पहले इन चीज़ों को एड्रेस कर लिया जाए। और अगर आपका इंटरेस्ट सिर्फ दुश्मन के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पे लगा हुआ हो, अपने ही मुल्क के अंदर जो आज़ादी की तहरीकें हैं उनको ताकत के ज़ोर से दबाने की कोशिश की जा रही हो, एनर्जी सारी वहाँ पर लग रही हो, तो फिर इस तरह से गुर्बत भी नाचती है, नंगा नाच नाचती है और आपके जो शाइनिंग इंडिया के ख्वाब हैं वो चकनाचूर होते हुए दिखाई देते हैं। फिर आपका ज़रख़रीद जो गोदी मीडिया है वो भी ये रिपोर्ट करने पर मजबूर हो जाता है। तो ये है नया इंडिया, नया भारत मोदी की सरपरस्ती में, और इनको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। ये
خود ہی اپنے لیے کافی ہیں۔ اب پاکستان کی کچھ خوشخبریوں کی طرف آتے ہیں ناظرین۔ قطر کے سابق وزیر اعظم شیخ حمد بن جاسم نے پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے درمیان اور قطر کے درمیان دفاعی اتحاد کے قیام کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے خطے میں بدلتی ہوئی علاقائی اور سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں ایک فوری ضروری اسے قدم قرار دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں وقت کی ضرورت ہے یہ۔ اور شیخ حمد بن جاسم نے مزید کہا ہے کہ مغربی اتحادی ممالک بالخصوص امریکہ کی پالیسیوں میں تیزی سے آنے والی تبدیلیوں کے پیش نظر یہ اتحاد ہمارے مفادات کے تحفظ اور ہماری اجتماعی طاقت میں اضافے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ بات یہاں پر رکتی نہیں ہے۔ ایک تو قطر بھی اب دلچسپی کا اظہار کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے میں شامل ہو جائے۔ اور مورو کی ورلڈ نیوز کے مطابق خبر یہ ہے کہ مراکش اور پاکستان نے یعنی کہ موروکو اور پاکستان نے اپنے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے رباط میں دفاعی تعاون کا ایک معاہدہ کیا ہے اور اس پر دستخط بھی کر لیے گئے ہیں۔ پاکستانی وفد وہاں پر موجود تھا۔ یہ معاہدہ پاکستان کے وزیر دفاع کے سرکاری دورہ مراکش کے دوران طے پایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف وہاں پر موجود ہیں اور مراکش کل وہ پہنچے تھے، اور اس موقع پر مراکش کے وزیر مندوب برائے سربراہی حکومت جو قومی دفاعی انتظامیہ کی امور کے نگران بھی ہیں، عبداللطیف لدوئی، جنہوں نے منگل کے روز رباط میں سرکاری دورے کے دوران پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا استقبال کیا تھا۔ یہ دورہ مراکش اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط اور وسعت دینے کی جاری کوششوں کا حصہ بتایا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک نے دفاع کے شعبے میں ایک مفاہمتی یادداشت یعنی کہ MOU پر دستخط بھی کیے ہیں، جس پر رائل آرمڈ فورسز کے انسپکٹر جنرل محمد بریز اور رباط میں پاکستانی سفیر بھی موجود تھے۔ ساتھ میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو جاری مشقیں تھیں وہ بھی بڑی سازگار رہی ہیں۔ پاکستان تمام اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے اپنے دفاع کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور مؤثر بنائے ہوئے ہے، اور یقینی طور پہ ایک ایسے وقت میں جب امریکہ جو ہے وہ بھارت کو ایک کے بعد ایک سرپرائز دے رہا ہے، بری خبروں کی صورت میں، ٹیرفز کی صورت میں، پابندیوں کی صورت میں، پاکستان کا یقینی طور پہ یہ بڑھتا اتحاد جو ہے ہمارے لیے بہت خوش آئند ہے۔ اور یہ جو نیا مسلم نیٹو اتحاد ہے اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ انسیکیورٹیز پائی جاتی ہیں بھارت کے اندر اور بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے۔ لاسٹلی آپ کو دیتے ہیں گرین لینڈ کے حوالے سے خبر۔ ایران کا خطرہ فی الوقت تو ٹل گیا ہے لیکن مکمل طور پر نہیں ٹلا، کسی بھی وقت کوئی جاریت ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال وہاں پہ مظاہروں کا سلسلہ رک چکا ہے۔ لیکن گرین لینڈ کے اوپر امریکی قبضے کی جو کوششیں ہیں وہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں دوبارہ سے ایکٹیویٹ۔ یہ مشن یہ جو بتایا جا رہا ہے امریکی حملے کے خدشے کے نظر اب گرین لینڈ میں ناظرین ڈنمارک اور فرانس کی فضائی مشقیں ہوئی ہیں۔ اور خبر یہ ناظرین کہ امریکی حملے کے خدشے کے نظر گرین لینڈ میں ڈنمارک اور فرانس کی فضائی مشقیں ہوئی ہیں، اور یہ مشن یورپی اتحادیوں کے ساتھ آرکٹک خطے میں بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیوں کا حصہ ہے۔ امریکی حملے کے خدشے کے تناظر میں ڈنمارک اور فرانس نے گرین لینڈ کی فضاؤں میں مشترکہ فضائی مشقیں شروع کر دی ہیں، اور ڈنمارک کے F-35 لڑاکا طیاروں نے گرین لینڈ کی فضا میں پروازیں کی، جبکہ فرانس کے MRTT ٹینکر طیارے نے جنوب مشرقی گرین لینڈ کے اوپر ایندھن بھرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ اور ڈنمارک کی مسلح افواج کے مطابق یہ مشن یورپی اتحادیوں کے ساتھ آرکٹک خطے میں بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیوں کا حصہ ہے، اور اس کا مقصد طویل فاصلے کی پرواز اور سخت قطبی حالات میں محفوظ آپریشنز کو یقینی بنانا ہے۔ اور اس رپورٹ کے مطابق یورپی ممالک ڈنمارک کی درخواست پر محدود تعداد میں فوجی بھی گرین لینڈ بھیج چکے ہیں تاکہ فضائی مشقوں اور دیگر فوجی سرگرمیوں کی سپورٹ فراہم کی جا سکے۔ اور ناظرین وینزویلا کے عوام جو ہیں وہ قطعی طور پہ امریکہ کو وینزویلا کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے صدر کو واپس کیا جائے، ہماری مرضی کی حکومت یہاں پر لائی جائے، اور اس کے بعد گرین لینڈ کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیٹو اس کی سختی سے مخالفت کر رہی ہے کسی بھی جارحیت کی، اور امریکہ جو ہے کسی بات کو تسلیم کرنے پر ابھی رضامند دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے گرین لینڈ پر قبضہ نہ کیا تو پھر رشیا یا چائنا اس کے اوپر قابض ہو جائیں گے، اور وہ ایسا ہونے نہیں دینا چاہتے۔ تو یہ جس کی لاٹھی اس کا بھینس کا قانون ہے، جس کو رائج کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف اپنے عوام کی حمایت کھوتے جا رہے ہیں بلکہ نیٹو کے درمیان بھی ایک دراڑ پڑ چکی ہے، اور دنیا بھر سے ان کے اقدامات پر شدید رد عمل آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آنے والے دنوں کی پیشرفت سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔